हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की जो हमारी टेस्ट हुई थी, जिसके अंदर में 6000 से भी ज्यादा बच्चों ने 15 मिनट के अंदर में उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया। और टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया बल्कि फ्रेंड्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्रदर्शन करने की कोशिश भी की। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने 30 में से 30 लेकर आए हो। मैंने आपको ओपन चैलेंज किया था कि आप 30 में से 30 लेकर आइए, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है फ्रेंड्स एक पारितोषिक दूंगा, एक एक्स्ट्रा इनाम या एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद आप लोगों को दूंगा। लेकिन एक भी बच्चा नहीं लेकर आ पाया। बट एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने उसके अंदर में जो ट्रिक्स थी, जहां जहां पर उनको फंसाने की कोशिश की गई थी, जहां एग्जामिनर उनको इस तरीके से किया जा सकता था, एग्जामिनर उनको कंफ्यूज कर सकता था, जहां कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, बच्चों ने वहां पर में उसको पार किया है। चलिए, तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाता हूं और आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूंगा, जो सॉल्यूशन में था उससे भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से कर सके। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर में। उससे पहले चलिए जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आज के इस सेशन की, तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, हमने सेशन स्टार्ट किया है और फ्रेंड्स 1500 प्लस जो बच्चे हैं उन्होंने सेशन को लाइक्स कर दिए हैं। 1500 प्लस लाइक्स सेशन स्टार्ट होते से ही। ये आप लोगों का प्यारे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए, वर्ष 2024 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? अब ये क्वेश्चन क्या आप लोग बताइए इंपॉर्टेंट नहीं है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि पद्म पुरस्कारों, कितने पद्म पुरस्कार दिए गए इस बार टोटल, ठीक है, ये पता होना चाहिए सबसे पहले आप लोगों को। और उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितने महिलाओं को दिए गए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पोल में देख लेता हूं मैं कि कितने बच्चे आंसर लगा रहे हैं यहां पर में, ठीक है, पोल। और आपके पास में जो है फ्रेंड्स नीचे में कमेंट ये भी खुला हुआ है। और आज आप लोगों ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। आज आपने 1 मिनट 47 सेकेंड, 1 मिनट 47 सेकेंड के अंदर में 2000 बच्चा पार कर दिया। क्या बात है, एक नया रिकॉर्ड। 10 मिनट होता था, 8 मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ, और आज तो 1 मिनट 47 सेकेंड के अंदर में। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। तो आंसर इसका ई होगा, क्योंकि देखिए पूरे 132, ठीक है, आपके पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने? 132, जिसमें से महिलाएं कितनी है? 30 महिलाएं हैं, 30 वुमेन है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। सबसे पहली बात तो आप लोगों ने क्या याद रखना है कि टोटल कितने दिए गए हैं? टोटल दिए गए हैं फ्रेंड्स 132 पद्म पुरस्कार। अब उसमें से भी विभूषण कितने हैं आप लोग लिखो देखकर, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर विभूषण, ठीक है, भूषण, पद्म भूषण, और क्या होता है पद्मश्री। तो पद्मश्री कितने कितने दिए गए हैं ये आप लोग लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पद्म विभूषण के, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे आप सभी के सभी लोग। पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं ये आप लोग लिख दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, लेकिन 30 वुमेन है, ये प्लीज ये लिख देना आप लोग, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, काम आएगा ये, ठीक है। टेस्ट में कितने लोगों का सही था वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। अब यहां पर में मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। पता है क्यों? क्योंकि हमने यहां पर में बोला था कि गलत कथन का चयन करना है। उन लोगों ने क्या किया, जो है सही देखा और वो आंसर लगा दिया। वो देखे ही नहीं कि पूछा क्या है। टीचिंग परीक्षा ने जब ये क्वेश्चन सेट किए हैं, हमारी टीम ने सेट की, तो उन्होंने बहुत सोचा कि एग्जामिनर आपको कैसे फंसा सकता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट वन यहां पर मैं पूछा था, और यहां आंसर क्या होगा देखिए। दूसरा जो एंग्लो मराठा वॉर था, वो आपका 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर। और ट्रीटी ऑफ सालबाई जो है वो 1782 के अंदर में हुई थी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में। ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर अगर 1803 में हुआ होता, तो क्या इसके लिए ट्रीटी 1782 में हो सकती थी? आपका जन्म हुआ है मान लो कि 1995 में, और आप बोलोगे कि मेरा विवाह जो है, मतलब आपका विवाह जो है वो 1985 में ही करवा दिया गया था। अरे भाई, तुम हुए भी नहीं थे उस समय में, तुम्हारा विवाह कैसे करा दिया जाएगा तुम्हारा? हाँ, तो उसके लिए होना भी तो जरूरी है तुम्हारा दुनिया में। तो अगर ये ट्रीटी जो है वो आप लोग बोल रहे हो 1782 में हुई थी, सालबाई की ट्रीटी, तो मराठा वॉर 1803 में कैसे हो सकता है? और अगर एंग्लो मराठा वॉर 1803 में हुआ था, तो फिर ये ट्रीटी 1782 में नहीं हो सकती। अब समझो हुआ क्या था, पूरा का पूरी बात बताता हूं आपको फिर से। 1782 के अंदर में फ्रेंड्स पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ, फर्स्ट वाला, वो फर्स्ट वाला था, सेकंड नहीं था, वो फर्स्ट वाला था। और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई से जो है खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई से। दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो है 1803 से लेकर 1805 तक चला, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। और 1817 से लेकर 1819 तक जो है तीसरा वाला एंग्लो मराठा वॉर चला।
तो सालबाई की जो ट्रीटी थी वो पहले एंग्लो मराठा वॉर से खत्म हुई थी। ये वाला क्वेश्चन था और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। मजा आया कि नहीं ये क्वेश्चन करके आप लोगों को? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों से, कौन सा वाला गलत है? ठीक है, आप लोग देखिए ये सही है और ये गलत है। और आपसे जब गलत वाला भी पूछा गया तो गलत वाला सेकंड नंबर का, और वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। इस तरीके से आप लोगों ने करना था। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जामिनर भी आप लोगों को बनाने से पहले 10 बार सोचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, किस अवधि के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, 3000 बच्चों के हम लोग पास पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, और 2094 लाइक्स यहां पर में हो चुके हैं अब तक, जो मैं इंटरनल डेटा देख पा रहा हूं उसके अंदर में। बहुत बढ़िया। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, किस अवधि के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे? और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, इसको ये पूरा सेशन आप लोगों को देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि यही से पता चलेगा कि आप कितना, आपको कहां कहां पर में रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, 67 से 68 तक, 69 से 70 तक, 73 से 78 तक कब तक थे? तो मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे। एक बार रहे 1970 से 71 तक, और एक बार 77 से 79 तक। ठीक है, तो एक बार 70 से 71 तक, 70 से 71 तक, 1970 से 71 तक। ठीक है, और दूसरी बार कब तक रहे वो? 77 से 79 तक। ठीक है, 77 से 79 तक, 1977 से 79 तक। कहां दिया हुआ है आपको ऑप्शन के अंदर में? ये आंसर होगा आप लोगों का नन ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोगों को करना था इस चीज को। तो ये क्वेश्चन बनाते समय इतना आप लोगों को कोशिश करवाई गई है कि आपको याद करने की आदत डाली जाए, रट्टाफिकेशन या तुक्काफिकेशन नहीं। ठीक है, 70 से 71 तक रहे पहली बार, और फिर 77 से 79 तक रहे। एक बार लिख दो कमेंट में ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, एक बार लिख दो। और अगर चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चंस करवा दे आपका दिमाग, आपके बिहाफ पर हम भी मेहनत करें आपके साथ में इस तरीके के क्वेश्चन बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप सभी लोगों ने। और जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतने ज्यादा सेशंस में लूंगा यहाँ पर। देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दर्रा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए 2 सेशंस प्लान करूं। मुझे एक बात बताइए कि एक है आप लोगों का जो ट्राइबल मूवमेंट थे, आदिवासी आंदोलन, इंक्लूडिंग बिहार के आदिवासी आंदोलन, और दूसरा है जितने भी गवर्नर जनरल्स हुए हैं, जितने भी वायसराय हुए हैं, जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और केवल गवर्नर्स। ठीक है, उन सभी के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप बताइए पहले कौन सा वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों ने? ठीक है, कौन सा वाला सेशन करना है आप लोगों के लिए? तो जब 5000 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर में हमारे आज के सेशन के अंदर में, तब आप लोग मेरे को बताना कि कौन सा वाला सेशन करना है। सबसे पहले 5000 लाइव प्लस 5000 लाइक जब हो जाएंगे आज के सेशन में। तो देखिए फ्रेंड, देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो बिहार पुलिस के जो मेंस का पेपर था उसमें पूछा गया था, और आपको स्पेशली बताया था हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ दिया ही नहीं हिमाचल प्रदेश, तो नन ऑफ दी अबव आंसर, खत्म। डायरेक्ट याद होना चाहिए था हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। 1644 का चैट रेट चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, देवसा दर्रा कहां पर में है? देवसा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, जो कुल्लू को स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का, उससे जोड़ता है कुल्लू को स्पीति जिले से। ओके, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर में, खत्म। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आप लोगों को फ्रेंड्स प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दे दिया गया था आप लोगों को, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दे दिया गया था, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, ठीक है, नीचे में उसकी लिंक भी है, सेशन के बाद आप लोग देख लेना, उसके अंदर में भी दे दिया गया है आपको। अपार में दूसरा ए क्या दर्शाता है? अब देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक। ठीक है, आप लोगों को अपार बताया था मैंने कि क्या है ना? ये भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया एक आईडी कार्ड है, जिसका मकसद है एक छात्र एक राष्ट्र, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना। कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इसको लागू किया गया है। ओके, ताकि सारे पूरे जितने भी स्टूडेंट्स उनके पास में कम से कम एक सेंट्रलाइज आईडी कार्ड हो अपार के नाम से। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, तो अगर मैं पहले को छोड़ भी दूं, ठीक है, तो परमानेंट, ठीक है, अकाउंट, ठीक है,
एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब यहां पर में है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अगर पहला वाला पूछ ले आप लोगों से, ऑटोमेटिक, परमानेंट, परमानेंट, एकेडमिक, एकेडमिक मतलब शिक्षा के लिए जो अकाउंट होता है आप लोगों का उसकी रजिस्ट्री है। ओके, तो आपसे क्या पूछा था, दूसरा वाला ए, मतलब ये वाला ए हो गया, इसको छोड़ दो, ये दूसरा वाला ए है आपका, सेकंड वाला ए, तो इसका मतलब होगा एकेडमिक, है ना, एकेडमिक। तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर में, और ऐसे क्वेश्चन करो ताकि यहां टफ लगे, ठीक है, वहां आपको आसान लगेगा। जंग की तैयारी में इतना पसीना बहा लिया जाए ताकि खून, ताकि जो है जंग की तैयारी में इतना पसीना बहा लो कि जंग के मैदान के अंदर में खून ना बहाना पड़े आपको। तो भाई अब आप लोगों के हाथ में है, ऑटोमेटिक, परमानेंट, एकेडमिक। तो ये एकेडमिक था सेकंड वाला ए, अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। कौन लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय लॉन्च किया है, ठीक है, कॉमन सर्विसेज सेंटर के माध्यम से, abc.gov.in के ऊपर में आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। 5 ऑप्शन है, ध्यान से देखना है आप लोगों ने, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से बताइए। 3600 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2500 से ज्यादा लाइक्स है, तो जल्दी से 5000 लाइक्स और 5000 लाइक दोनों हम लोगों ने करने हैं यहां पर में, जल्दी जल्दी से जी। तो ये आपके पीआरटी के अंदर में पूछा जा सकता है, आपका जीएस के अंदर में, आपसे 6 to 8 के अंदर में पूछा जा सकता है जीएस के अंदर में, और आपके सब्जेक्ट के अंदर में 9 10th में, 11 12th में, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है ये। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका कहाँ से लिया गया है, पोल के अंदर में आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, आयरलैंड से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है। तो एक ही जोड़ी 3 के साथ लगी और बच्चों ने लगा दिया आंसर यहाँ पर में सर कि CBD में से होगा करके, ठीक है। मूल अधिकार की जब बात आती है तो आप लोगों ने लगा दिया यूएसए से, ठीक है, यूएसए। ओके, बी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में आप लोगों की, तो बी की जोड़ी 3 4 एक ही जगह पे देखा, लगा दिया आंसर। अरे भाई लेकिन नन ऑफ दी अबव भी दिया हुआ है यहाँ पर में, इसको भी देखो थोड़ा सा, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव भी दिया हुआ है। संघ राज्य संबंध में संवर्ती सूची, संवर्ती सूची दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है हमारा, तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ सी की जोड़ी 1 के साथ तो लगी नहीं है, सी की जोड़ी तो 2 के साथ लगी है, तो खेला हो गया आपके साथ में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। और भारत राज्यों का संघ होगा और संघ ज्यादा मजबूत होगा, ये कनाडा से, ये वाला क्वेश्चन आपका आया था लीक वाले पेपर में, ठीक है। तो आंसर इज नन ऑफ दी अबव। इसको बोलते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पर में एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। कितने लोगों को लगा कि यार सर ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जहां दिमाग हिल जाए, हाथ ऊपर करके बताएंगे जल्दी से, ताकि आपको एग्जाम आसान लगे। यही खेला सर टेस्ट में भी हुआ था, बिल्कुल, और ऐसा ही होगा, ठीक है। रणधीर सिंह जी, आप ये क्वेश्चन के अंदर में आपने क्या आंसर लगाया था ये बता देना। ओके, which of the following was established on the recommendation of the Hilton Young Commission? Hilton Young Commission के रिकमेंडेशन के आधार पर इनमें से किसका किसका निर्माण किया गया था, जल्दी बताइए। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के आधार पर किसका निर्माण किया गया था इनमें से? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर बात करें तो सेबी, एसबीआई, नाबार्ड, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। इसके सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अंदर में, 1934 में एक्ट बना था और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो फिर से आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो जितने भी लोग आंसर आंसर आप लोगों का अगर आपको लग रहा है ई है, ठीक है, तो कमेंट में कर दिया करो, ठीक है, कमेंट्स के अंदर में कर दिया करो आप लोग, ताकि आप लोगों को टफ क्वेश्चंस करने की भी आदत हो जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में, नन ऑफ दी अबव, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी, ये भी बता देंगे आप सभी। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है वो 1992 में किया गया था, और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी, फर्स्ट अध्यक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की वो थी जयंती पटनायक जी, जयंती पटनायक, ठीक है, जयंती पटनायक जी, ये इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के अंदर में रेखा शर्मा है, लेकिन सबसे पहले थी जयंती पटनायक। बिहार महिला आयोग की जो अध्यक्षा है वो है अश्वमेध देवी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का गठन किया गया था, और जो एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट वो 1990 में बना, बट 2 साल लग गए फ्रेंड्स इसको बनाते बनाते। ठीक है, 1990 से फिर 1992 के अंदर में जाकर उसका गठन किया गया। एक्ट 1990 में बन गया था। नाउ फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था? ठीक है, झाइन का, खजुराहो का, मांडू का, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। किसका नाम बदलकर उसने जो है खिजराबाद रख दिया था? क्या बात है फ्रेंड, 4100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। बहुत बढ़िया। और केवल अभी 15 मिनट हुए सेशन को स्टार्ट हुए, 4000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार सेशन को दबाकर लाइक कर देंगे फ्रेंड्स तो मजा आ जाएगा और ज्यादा क्वेश्चंस करवाने के लिए आपके। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, उसने कौन से वाले इसको जीता था? ठीक है, वो पद्मावत मूवी के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा ना। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उन्होंने 1303 के अंदर में चित्तौड़ के ऊपर में हमला किया, और चित्तौड़ को जीतने के बाद में खिजराबाद उसका नाम रख दिया था अपने बेटे के नाम पे। ठीक है, चित्तौड़ को राणा रतन सिंह से जीता था उन्होंने। ठीक है, किंग रतन सिंह या राणा रतन सिंह उनका नाम था, जिससे चित्तौड़ को जीता था। ठीक है, तो 1303 के अंदर में अपने बेटे खिजर खान के नाम पर उन्होंने खिजराबाद उसका नाम रख दिया चित्तौड़ का। ठीक है, चित्तौड़ पर हमला कब किया? 1303 के अंदर में। ये भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर में कि चित्तौड़ पर हमला कब किया था 1303 के अंदर में। स्पेशली जब वो पद्मावत मूवी वाला चल रहा था ना सीन, तो इतने सारे एग्जाम्स के अंदर में आया था कि कौन से साल हमला किया था, कौन से साल हमला किया था, बस वही सब चल रहा था लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड है। अब ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करता हूं मैं, इसका आंसर करके बताओ। चलो जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताओ। चैलेंज करता हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपका जो है वो चेक कर रहा है कि कितना आप लोग एक एक चीज को जानते हो। बहुत आनंद आया। चलो गोल्डी गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपको जो है ना फ्रेंड्स, मैं और भी आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और भी इसी प्रकार की आप लोगों की टेस्ट जो है वो लेने वाले हैं हम। तो आप लोग सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की एक पूरा का पूरा लेक्चर, और उसके बाद में आपका जो ट्राइबल मूवमेंट्स है उनका पूरा का पूरा लेक्चर कब लेना है, आप लोग कब चाहते हो? देखिए, अगर मैं चार्ल्स वुड या वुड्स डिस्पैच की बात करूं तो वुड्स डिस्पैच जो है ये 1854 में आया था। हर एक का करेक्ट आंसर भी बताते जाना है। अगर आप गलत बता रहे हो कोई भी एक चीज तो उसका करेक्ट वाला क्या होगा ये भी बताते जाएंगे। हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन के लिए आया था आपका 1882 के अंदर में। ठीक है, रेले कमीशन जो है फ्रेंड्स ये आया था आपका 1900, ठीक है, 2 के अंदर में। अब बात ये आती है आप लोगों से कि आप लोगों से करेक्ट वाला पूछा है। जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को मैंने इनकरेक्ट वाला पूछा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमने करेक्ट वाला पूछ लिया, वहां बच्चे हिल गए। कितने लोग कंफ्यूज हो गए थे वहां पर। मैं आपको मैंने पढ़ाते समय इनकरेक्ट पूछा था, वहां हमने करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सैडलर कमीशन ओके आपका करेक्ट वाला है। सैडलर कमीशन का स्थापना जो है वो 1917 में हुई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी की जांच के लिए हुई थी? इसकी भैंस का अंडा आप लोग मेरे को अभी इसका आंसर बताओ। ठीक है, कौन सी वाली यूनिवर्सिटी थी जिसके लिए इसका गठन किया गया था? बताओ, देखते कितने लोग यहां पर मैं आंसर कर पाते हैं। 1917 के अंदर में कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच के लिए किया गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आ चुका है। आप लोग देखोगे कई सारे एग्जाम, बड़े लेवल के एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि सैडलर कमीशन का गठन क्यों किया गया था, या ये क्वेश्चन आ चुका है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जांच करवाने के लिए 1917 में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? सैडलर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर 3000 प्लस लाइक्स इन दी सेशन ओनली। ठीक है, 3000 से भी ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आपको बताना है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार और उनके साथ जुड़े हुए अनुच्छेद का श्रेणी सही मिलान नहीं है। कौन सा वाला सही मिलान नहीं है ये बताना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा वाला सही वाला मिलान नहीं है। बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम आप लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से जो है 18 आप लोगों का दिया गया राइट टू फ्रीडम।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 आप लोगों का है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, 25 से 28 दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 से 31 दिया गया है, और नन ऑफ दी अबव दिया गया है। और मैं यहाँ पर मैं आप लोगों का एक और ऑप्शन जोड़ रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर एफ तक के आप लोगों के मोर देन वन ऑफ दी अबव भी आप लोगों का एक ऑप्शन के अंदर में। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आपका राइट टू इक्वेलिटी जो होता है ना, वो राइट टू इक्वेलिटी होता है। इक्वेलिटी वाला आपका आर्टिकल समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक होता है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम जो है आपका वो होता है 19 से लेकर 22 तक का। तो ये तो गलत है आप लोगों का पहला वाला, ठीक है, गलत वाली जोड़ी बोला है ना, कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये बिल्कुल सही है, 23 से 24 वाला। आपका धार्मिक अधिकार 25 से 28 तक बिल्कुल सही है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 तक है, 29 से 31 तक नहीं है, ठीक है, 29 से 31 तक नहीं है। 31 नंबर का आर्टिकल तो डिलीट ही कर दिया गया ना आप लोगों का। आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट करके आप डाल दिया गया आर्टिकल नंबर 300A में, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये वाला भी आप लोगों का गलत है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था आप लोगों का, 29-30 होना चाहिए था बस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज के लिए है वो अधिकार। तो आंसर आप लोगों का एफ होगा फ्रेंड्स, यहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव ऐसे आंसर करना था आप लोगों ने। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने और ज्यादा टफ कर दिया। तो ये याद करके आप लोग मुझे कब दे सकते हो सारा का सारा, ठीक है, ठीक है। लेक्चर के बाद में सबसे पहले आधा घंटा आप लोगों को यही वाले सारे के सातों के 6 के 6 जो आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स है वो, और 7वां वाला डिलीट करके कहाँ डाला गया है, कौन से आर्टिकल के तहत डाला गया है, कौन से आर्टिकल में डाला गया है, कौन से संविधान के तहत, कौन से वाले साल में, सारा का सारा आप लोगों को याद करके दूंगे, ठीक है। सर आप तो बीपीएससी से भी हार्ड कर दिए क्वेश्चन, बिल्कुल होना चाहिए ना आपको, बीपीएससी आसान लगना चाहिए आप लोगों को। तो ये पूरा आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, और साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर में भी इसको डाल दिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, ठीक है, इसको एक बार, ताकि आप लोगों की रिवीजन एक बार फिर से हो जाए, ठीक है। न्यायमूर्ति जूलिया सेबुटिंडे को आईसीजे का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब बताओ, कई सारे लोग होंगे जो इनको भूल गए होंगे, जूलिया सेबुटिंडे को, ठीक है, जूलिया सेबुटिंडे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की उपाध्यक्ष बनी है। ये अध्यक्ष कौन बने ये भी बता देना भाई लोग, अब इतना खर्चा हो गया है तो, ठीक है। बताइए ये कौन से देश से है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड के अंदर में, ठीक है। अब ये जो जूलिया सेबुटिंडे है, ठीक है, ये उपाध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष भी बने हैं एक अभी नए नए। तो ये बनी है युगांडा से, और युगांडा ऑप्शन में दिया ही नहीं था, हम लोगों ने हटा दिया युगांडा, ठीक है। तो युगांडा जो है ऑप्शन में नहीं था, इसी वजह से आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। तो जस्टिस जूलिया सेबुटिंडे युगांडा से, मैंने आपको बताया था यार, ठीक है, इतना बार हम लोग नाम लेते हैं युगांडा का, तो याद रख लेना, जूलिया सेबुटिंडे युगांडा से है, और वाइस प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन बने हैं, वो है नवाब सलाम। मैंने ना एक ट्रिक बनाई थी आपको कि सलाम, ठीक है भाई, एक सलाम करते हैं अब उनको हम लोग कि भाई वो पहले लेबनीज बन गए, लेबनान के पहले व्यक्ति बन गए हैं जो कि इस पद पर पहुंचे हैं, ठीक है। और अरब जो पेनिनसुला है, अरब का जो इलाका है, अरब कंट्रीज का, उनमें से केवल दूसरे, ओके। तो नवाब सलाम किसको उन्होंने किसकी जगह ली, पहले यूएसए के जज थे, ठीक है, जुआन, ठीक है, डोनो, उनके जगह पे नवाब सलाम अब बने हैं, जुआन डोनो के जगह पे नवाब सलाम बने हैं, ओके। बस इतना आप लोगों ने याद रखना है। और हमारे भारत से कौन है अभी फिलहाल में, दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी। टोटल कितने जज होते हैं आप लोग लिखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने होते हैं, 8 आएंगे पीजीटी के अंदर में, बीना जी, पीजीटी के अंदर में, ओके। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका की महान झीलें नहीं है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जल्दी जल्दी बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका की महान झीलों में से एक नहीं है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के महान झीलों की, तो लेक विक्टोरिया जो है ये कहां पर में है, अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, अफ्रीका,
ठीक है। नील एक नदी है, कोई झील थोड़ी है, ये एक नदी है, रिवर है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो जब दो है ही नहीं तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर क्यों नहीं होगा इसका, ठीक है। मोर देन वन ऑफ दी अबव, ई इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। ओके, ई इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन सी है महान झीलें, ठीक है, लेक ओंटारियो, ठीक है, लेक एरी, ये ईस्ट से बता रहा हूँ, ठीक है, ईस्ट से मैं। अच्छा, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी रख दूं क्या, कि आप लोग मेरे को बता दो कि कौन कौन सी मतलब ईस्ट से वेस्ट तक का क्या है। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया था, वो क्वेश्चन बच्चों को याद भी करवा दिया था, आप लोगों के लिए भी रख देता हूँ, ठीक है। लास्ट के अंदर में क्या आप बताना कि ईस्ट से वेस्ट तक का उसका कौन सा है। तो लेक ओंटारियो है, लेक ईरी है, फिर लेक हुरून है, ठीक है, हुरून जो है वो बीच में है, फिर है आपका लेक मिशिगन, और लेक सुपीरियर सबसे लास्ट में है। जो सबसे बड़ी जो झील है आप लोगों की, वो सबसे लास्ट में, लेक सुपीरियर, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो। ओके, तो लेक ओंटारियो, ओंटारियो सबसे ज्यादा ईस्ट में है, और लेक सुपीरियर सबसे ज्यादा वेस्ट में है। ईरी है, ठीक है, हुरून है, और मिशिगन है। इनमें से फ्रेंड्स सबसे छोटी कौन सी है, अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, पांचों महान झीलों में से सबसे छोटी कौन सी है, तो जो सबसे ज्यादा ईस्ट में है। हम ईस्टर्न लोगों को लोग छोटा समझते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि भाई जो ईस्टर्न कंट्रीज है, हम लोग ईस्टर्न साइड में रहते हैं, पूर्वी देश है हम लोग, तो हम लोगों को लोग छोटा समझते हैं, वेस्ट वाले लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। ऐसा आप लोग कुछ तो भी याद रख लीजिए, कोई ट्रिक लगा के अपने दिमाग में बस, ठीक है। लेक ओंटारियो जो है ना, ये सबसे छोटी है, और लेक सुपेरियर सबसे बड़ी है इनमें से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, ठीक है। आपको जितनी भी आधिकारिक भाषाएं थी संयुक्त राष्ट्र की, वो बताया हुआ है मैंने, तो जल्दी से आप पांचों के पांचों अगर बता सकते हो तो बता दीजिए मुझे। और एक बार जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं। 4500 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 3500 से ज्यादा लाइक्स कर दिया आप लोगों ने, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की आप लोगों से, ठीक है, तो इंग्लिश तो है ही, ठीक है। इंग्लिश किसकी भाषा है, ठीक है, यूके की और यूएसए की, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच है, फ्रांस भी जीता था, ओके। उसके बाद में रशियन है, रशियन, ओके। चाइनीज है, चाइनीज, ठीक है। अरेबिक है, अरेबिक, और एक है स्पेनिश, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो फ्रेंड्स, ये 6 आधिकारिक भाषाएं है संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की फ्रेंच भी है, अंग्रेजी भी है, अरबी भी है, तो आधिकारिक भाषाओं में से एक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो डी इज द आंसर। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी, ठीक है, ये है एंटोनियो गटरेस, ठीक है। एंटोनियो गटरेस कहां से है, ये एंटोनियो गटरेस है फ्रेंड्स आपके पुर्तगाल से, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ की, अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को कल जो है फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा उसमें भी, ठीक है। भारत माता पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है यहाँ पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर में आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स भारत माता पेंटिंग की, तो भारत माता की पेंटिंग जो है आप लोगों की 1905 के अंदर में बनाई गई थी, जब इस तरीके से आपका भारत और जो भारत के अंदर में बंगाल का बंटवारा कर दिया गया था, एक बंगाल बना दिया गया, एक पूर्वी बंगाल बना दिया गया, ठीक है, तो लोगों को बांट दिया गया था धन के आधार पर। तो ये पेंटिंग उस समय में बनाई गई थी। लेकिन ये पेंटिंग क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप सभी लोग, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था, नहीं, इसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो पहला वाला गलत है, आपसे सही वाला ही पूछा ना, करेक्ट वाला, अच्छा आपसे इनकरेक्ट वाला, देखिए खतरनाक, आपसे पूछा गया है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो गलत पहला वाला है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, गलत कौन सा है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पहला वाला गलत था आपका, तो ये हो जाएगा इस तरीके से।
तो इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पर में, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका। ओके, तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, भारत माता की चित्रकला इन्होंने बनाई थी। ये 8वीं कक्षा की, इंडिया की जो 8वीं कक्षा हमारी एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की पुस्तक है उसमें दिया हुआ है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ये इमेज भी दी गई है एनसीईआरटी के अंदर में, ठीक है। विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी थी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, उसके कुलाधिपति बने थे 1942 में ये, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिहार स्टेट के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन, और आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, यूट्यूब के ऊपर में ही पढ़ाया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसको कैसे लिखते हो आप लोग, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर मैं दिखाऊं तो चूने का जो पानी होता है, लाइम वाटर, उसके अंदर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो आप लोग इस्तेमाल करते हो ना जो लिक्विड, उसके अंदर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो साबुन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके अंदर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो दूधिया मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मैंने आप लोगों से यही बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लिखते कैसे हो आप लोग, तो ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसा लिखा जाता है इसको, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पर मैं, आप लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे, आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, कि भाई ये मैग्नीशिया का जो दूध है, दूध, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये काम कहाँ पर में आता है आप लोगों का, कहीं ना कहीं तो काम भी आता होगा ना, आता कि नहीं आता आप लोगों का, मिल्क और मैग्नीशिया कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी ना किसी जगह पे देखा होगा, तो बताइए जल्दी से, यूजेस ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोई एक भी बता दोगे तो भी चलेगा। अगर आप लोगों ने कभी भी आपके पेट में एसिडिटी वगैरह हो गई हो या कुछ ऐसा कुछ हो गया हो ना, या इंडाइजेशन हो रहा हो, स्टमक में एसिड बढ़ गया हो, तो आप जो दवाई लेते हो, ठीक है, देखना उसके अंदर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई बार आप लोगों को मिलेगा। तो स्टमक के अंदर में एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो उसके लिए आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो स्टमक के अंदर में एसिडिटी को, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कई बार उसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रख लेना आप लोग। पटना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये बताइए आप लोग, चलिए, पटना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। 4700 बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनसे ज्यादा बच्चे हैं, और 3800 के करीब यहाँ पर में लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक एंड लाइव दोनों का नंबर 5000 के पार पहुंचाना है हमने, हम सब लोगों ने मिलकर। अब पोल में यार 5 ऑप्शन होते नहीं ना अब्दुल कादिर जी, उसमें यूट्यूब के पास में नहीं है, यूट्यूब से बात करनी पड़ेगी, चलोगे क्या मेरे साथ में आप, ठीक है, 2 टिकट कराओ, बोला अपन आते हैं यूट्यूब वालों से बात करके, आप करा लो टिकट, अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे। उधर की सिलिकॉन वैली के अंदर में, कैलिफोर्निया की टिकट करानी है, यार बात ही करके आते हैं यार उन लोगों से। 5 ऑप्शन यहाँ पर में, बिहार में हमको 5 ऑप्शन आ रहे, वो 5 ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं दे रहा हमको करने के लिए। पटना से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो चंद्रिका सिंह, अंबिका कांत सिंह, श्री कृष्ण सिंह। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह जो है मुंगेर से किए थे, आंसर आप लोगों का यहाँ पर में अंबिका कांत सिंह हो जाएगा फ्रेंड्स, अंबिका कांत सिंह। ये आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई थी, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान आंदोलन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का अलग अलग जगहों पे से, हाजीपुर में से भरत मिश्र हो जाएगा आप लोगों का, पटना से अंबिका कांत सिंह हो जाएगा, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखने इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आपके, ठीक है। चलिए, ना फिर निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा था, इन क्रांतिकारियों में से कौन थे जो स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे। जी, तो देखिए स्वदेश बांधव समिति, ओके, आपको बता दूं फ्रेंड्स, भगत सिंह जो है ना, उनको जब 1931 में फांसी दी गई, ठीक है, तो उस समय में वो आई थिंक 23 ईयर्स के थे, 23 साल की उम्र के थे वो, ठीक है। अगर यहाँ से आप 23 माइनस भी कर दो तो भी वो जो है स्वदेश बांधव समिति जो आप लोगों की 1905 में बनी थी, वहां तक जो है वो इतने बड़े नहीं हो गए थे कि आप लोग उनको आप बोलो कि भाई आप जो है इसमें शामिल हो जाओ, इससे जुड़ो, तो आंसर ये तो हो नहीं सकता। राजगुरु की भी उम्र उतनी नहीं थी, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की भी नहीं, तो आंसर जो है नन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि स्वदेश बांधव समिति से अश्विनी कुमार दत्त जुड़े थे, आपको बताया था अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने इसकी स्थापना की थी स्वदेश बांधव समिति की। ये स्वदेश बांधव समिति उन्होंने बनाया था बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। उन्होंने बरी साल हितैषी नाम से एक अखबार भी निकाला था अपने विचारों का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त वही है जिन्होंने 3 दिन का तमाशा कहा था कांग्रेस के सेशन को, 3 दिन का तमाशा।
तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कभी भी कि 3 दिन का तमाशा किसने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को, तो वो थे अश्विनी कुमार दत्त। 4900 मतलब 4900 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी से सभी लोग एक बार लगा देंगे जोर। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको कहा जाता है, किसको जाना जाता है? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, कौन है जिनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है? कौन से गवर्नर जनरल है या कौन से वाइस राय है जिनको कहा जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जो है पूरा का पूरा, ठीक है, वाइसराय वाला पूरा, चाहे जितने भी वाइसराय है, जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी चीजें, उनका एक सेशन आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ। ठीक है, बता देंगे इसका आंसर क्या होगा आपका। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विटन, चार्ल्स वुड, चार्ल्स मेटकाफ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ जो है फ्रेंड्स, ये जाने जाते हैं आपके, ठीक है, भारत के प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी सारी चीजें की थी, कई सारे ऐसे कानून बनाए जिससे कि भारत के अंदर में जो अखबार चलाना है, आपने अखबार की प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करनी है, उसमें आसानी मिली आपको। तो प्रेस के मुक्तिदाता भारत में। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ बहुत कम समय के लिए भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये दूसरे नंबर के गवर्नर जनरल थे भारत के। पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद में ये आए 1835 में, लेकिन 1836 में उनको हटा दिया गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। कौन कौन शामिल होते हैं उनमें? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, ये बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर में कौन कौन शामिल होते हैं? बताइए जल्दी जल्दी से। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, विधानमंडल और विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य होते ही नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव करना होता है ना, तो इस तरीके से आप समझ जाइए। संसद के सदस्य, संसद, और जो विधानसभा होती है उसके सदस्य, विधान सभा। ठीक है, अब संसद में भी दो पार्ट है आपके, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के ही चुने हुए सदस्य होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए, इलेक्टेड वाले। मतलब जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते चुनाव में। ओके, और विधानसभा के भी इलेक्टेड होने चाहिए वो लोग, चुने हुए सदस्य। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आप मेरे को बताना अगर समझ में आया है तो। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब वो चुनाव करके नहीं गए हैं, वो ऐसे ही उनको नॉमिनेट कर दिया गया था राज्यसभा के अंदर में। क्यों किया गया, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा। जबरदस्ती, कभी दिखते तो है नहीं संसद के अंदर में वो मेरे को। जबरदस्ती एक सीट जो है वो वेस्ट की हुई है, किसी और को दे देते जो काम करता, एक्चुअल में मुद्दे उठाता, वहां पर मैं जाता। एक नाम के लिए बस ठीक है दे दिया गया है, वो चीज वो सही नहीं है वो चीज। ठीक है, ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य वो नॉमिनेटेड है, चुने हुए नहीं है। ओके, तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ठीक है, नहीं, वोट नहीं डाल सकते वो। ठीक है, क्योंकि वो चुना हुआ नहीं, सदस्य नहीं है। ओके, तो चुने हुए होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पर में सही है। ओके, और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जाते नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अब तक भी अगर मैं देखा जाऊँ तो सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी का रहा है तो सचिन तेंदुलकर का रहा है। 5% अटेंडेंस है उनकी केवल राज्यसभा के अंदर में, 5% अटेंडेंस, जाती ही नहीं। ठीक है, बना के रख दिया उनको, केवल सांसद का उनको वो मिल गया है। ठीक है, फैसिलिटीज मिल रही है सारी की सारी, और एक सांसद है करके ये वो एक बैच लग गया है नाम के आगे। ठीक है, बट जाते ही नहीं। क्या फायदा, इससे अच्छा किसी और को भेज देते जो जाके एटलीस्ट मुद्दे उठाते हैं, कुछ करते हैं हमारे। ठीक है, नहीं, नॉमिनेटेड की बात करो, चुनाव लड़के जाते और नहीं जाते तो बात लगती, फिर जनता को दोष देते हैं हम कि जनता ने गलत इंसान को चुना। लेकिन यहाँ पर मैं भेजा ही क्यों फिर यार जबरदस्ती। पोलियो वैक्सीन का सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? पोलियो वैक्सीन जल्दी बताइए यहाँ पर में। पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले किसने? 5,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ गए हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। 5,000 प्लस जो है यहाँ पर में स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और यहाँ पर में हम लोगों ने 4,000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी? वॉटसन, होम, थॉमस फ्रांसिस, अल्बर्ट सेबिन। अब देखिए, जब जब आप लोग जो है अपने बच्चों को भी पोलियो पिला रहे हो या आपने खुद ने भी पी होंगी, वो याद आ जाए तो साल्क, ठीक है, जॉन साल्क, उन्होंने की थी इसकी खोज। ठीक है, जॉन साल्क ने, ये याद रखना आप लोगों ने, पोलियो के टीके का खोज। ठीक है, आप लोगों से डीएनए की खोज पूछा जाता है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके से जो डीएनए आपका दिखता है वो किसने खोज की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड
क्रिक ने। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो अगर ये आ जाए आप लोगों से 2 पॉइंट्स तो प्लीज इसको याद रख लेना आप सभी लोग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जो कि सबसे पहला आप लोगों का जो है एंटीबैक्टीरियल था, ठीक है, टीका था आपका, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? सेंड्रोकोटस किसको कहा गया था? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस उसी व्यक्ति का नाम है। एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस उसको कहा जाता था। बता देंगे जल्दी जल्दी से। एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस किसको कहा गया, किसको दी गई थी ये उपाधि? तो ये दी गई थी फ्रेंड्स आपके, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि चंद्रगुप्त वन, ना कि चंद्रगुप्त दो, ना कि समुद्रगुप्त। अब आप लोग कहोगे सर लेकिन चंद्रगुप्त वन को भी तो चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते। नहीं भाई, नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य, उसकी बात हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त दो और ये चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब गुप्ता वंश के शासक है, गुप्ता वंश के। तो यहाँ पर मैं जिस बच्चे का भी गलत हुआ वो बोल रहा था सर आंसर में गलती। अरे भाई आंसर में कोई गलती नहीं है, ठीक है, तुम्हारे समझ में गलती, तुम समझ नहीं पाए वहां पर में, ठीक है, चीटिंग है सर। अर्णव ठाकुर काय की चीटिंग है ये? तुमको आता नहीं है, कैसे चीटिंग हो गई, तुमको नहीं आता तो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त दो और समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त वन जब आता है ना नाम, नाम वन लग के आता है तो उसको गुप्ता वंश का माना जाता है, ठीक है। जब दो लग कर आता है गुप्ता वंश का माना जाता है। समुद्रगुप्त तो है ही गुप्ता वंश का। जब भी चंद्रगुप्त मौर्य की बात होगी तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य लिख कर आएगा आप लोगों के लिए, सही, एकदम स्पष्ट के साथ में, ठीक है। कभी भी आप मौर्य वंश वाले चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त वन नहीं कहते, कभी नहीं कहते, क्योंकि उनके इसमें कोई चंद्रगुप्त दूसरा हुआ ही नहीं, 1 2 3 4 का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चंद्र ई आंसर होगा यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव। कितने लोगों का सही था ये एकदम सभी बताइए यहाँ पर में, ठीक है। तभी गलत हुआ, अभी केला हो गया बिल्कुल। मैंने बोला था आपको कि मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि मेरे को 30 में से 30 लाकर दिखाओ, ठीक है, आउट ऑफ नंबर। एक भी बच्चा 30 में से 30 नहीं ला पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इससे। अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। एग्री करते हो? हाथ ऊपर करके बता देना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, आप लोग बताइए ये पहली बार किस नेल्सन मंडेला की पुस्तक है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी और किसने प्रकाशित की थी? वैसे ये आपको बताया था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा था उसी स्लाइड के ऊपर में एक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लाइन लिखी हुई थी, ठीक है। घोस्ट रिटर्न जो था, मतलब कि उनके साथ में लिखा था रिचर्ड स्ट्रेंगल ने, ठीक है। और 1994 में इसको प्रकाशित किया गया था लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो लिटिल ब्राउन एंड कंपनी 1994 के अंदर में, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। घोस्ट राइट रिटर्न मतलब कि क्या कोई भूत था क्या? वो घोस्ट रिटर्न का मतलब एक नया टर्म आया है फ्रेंड्स, ठीक है, घोस्ट रिटर्न, घोस्ट राइटर, ठीक है। पता है ये कौन होता है घोस्ट राइटर? जो दिखता नहीं, मतलब एक्चुअल में दिखता नहीं ऐसा वाला नहीं है, मतलब वो पीछे से आपको लिख के दे देता है, घोस्ट राइटर बोलते हैं उसको। अगर मान लो आप लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अब आपके पास में इतना समय नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपका लिख के दे देगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसको घोस्ट राइटर बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, इवन आप लोग जैसे टीचर हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी प्राइवेट ट्यूशन खोल ली है और वहां पर में आप बच्चों की होमवर्क करके देते हो, तो आप जो है वो घोस्ट टीचर हो गए, ये दिखते नहीं, बच्चे का काम करके दे देते हैं, घोस्ट टीचर वैसा। तो वो जो पीछे से काम करके दे देते पैसे लेकर, वो वाला काम उनका है वो। ओके। तो 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित की गई थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है ये, ठीक है। एंजल फॉल्स कहां पर में स्थित है ये बताइए जल्दी से। एंजल फॉल्स के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ आप लोगों से? बताइए जल्दी से। एंजल फॉल्स जो है फ्रेंड्स ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, और ये कहां पर में आपका वेनेजुएला के अंदर में। वेनेजुएला कहां पर में है, कौन से कंटिनेंट में है? बताओ जल्दी से, कौन से कंटिनेंट में है वेनेजुएला? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर में। आपको पता है वेनेजुएला जो है फ्रेंड्स दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए। आपको पता है वेनेजुएला दुनिया का पहला देश
जिसके सारे के सारे ग्लेशियर्स, जो आखिरी ग्लेशियर्स उसका बचा था, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो कभी अगर आप लोगों से हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो याद रखना आप लोग, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, कौन सा देश है जिसका आखिरी ग्लेशियर भी अब खत्म हो गया है, मतलब सारे ग्लेशियर अब उसके खत्म हो गए। सिंपल सा आंसर आप लोगों को हो जाएगा, वेनेजुएला। ठीक है, 5 ग्लेशियर पहले ही गायब हो चुके थे, उसके 6वां ग्लेशियर था उसका, वो भी खत्म हो गया है, और ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने सारे के सारे ग्लेशियर्स को जो है वो खत्म कर दिया है, सारे के सारे उसके जो है ग्लेशियर्स ही खत्म हो गए। ओके, तो ये याद रखना, वेनेजुएला वही है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका का। ठीक है, बड़ी न्यूज बन गई थी ये। बाकी जो है फ्रेंड्स, नियाग्रा फॉल्स कौन से दो देशों के बीच में है? ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स कौन से दो देशों के बीच में, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो जल्दी से। विक्टोरिया फॉल्स कौन से दो देशों के बीच में? ओके, सारी की सारी जो चीजें है आपकी मैक्सिमम एनसीईआरटी बैक्ड है, एनसीईआरटी से आप लोगों को जो है इसका वो मिल रहा है। देखिए, बड़ा एक क्वेश्चन है आप लोगों का, रामसर साइट के बारे में आपको बताना है, कौन सी वाली सही है। क्वेश्चन बड़ा था, ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। 4400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5000 का टारगेट है, जल्दी जल्दी करते जाएंगे आप सब लोग। बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का 5 नए जो है वो वेटलैंड्स भारत के अंदर में जोड़े गए हैं रामसर साइट्स के अंदर में, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर में, रामसर साइट्स के अंदर में 3 जो है फ्रेंड्स साइट्स यहाँ पर में है। अंग समुद्र बर्ड सेंचुरी, ठीक है, अग्नाशिनी एस्चुरी, ठीक है, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है, कराईवेटी और लॉन्गवुड शोला तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको क्या बताना था इसमें से, सही वाला ही बताना है या इनकरेक्ट बताना है आप लोगों से? तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बिल्कुल सही है आपका, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 नए आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया है आपके, और कौन कौन से 5 है ये आप लोग देख सकते हो। अब दोनों के सारे सही है, तो फिर गलत क्या है? ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, तो नाइदर वन नॉट टू आंसर होगा डी। सब लोगों ने यहाँ पर में, जिन लोगों ने लगाया है ना यहाँ पर में बोथ 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 वाला, ठीक है, 59% लोगों ने बोथ आंसर लगाया, उनका गलत है। यहाँ पर में देखिए आप लोग क्या बोला गया है आप लोगों को, ठीक है भाई, इनकरेक्ट वाला, यहाँ देखिए आप लोग, इनकरेक्ट आपसे पूछा है, इनकरेक्ट वाला कौन सा है। और यहाँ जानबूझ के जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पर में आपके माइंड पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि आपका माइंड ताकतवर बन जाए। ठीक है, एग्जाम के अंदर में अगर कोई भी 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं और जिसको आप गलत कर दो तो वो गलत हो जाएगा ना, फिर आप बहुत सारे लोगों से पीछे चले जाएंगे। तो आप बताओ, आपके साथ में सही कर रहे कि नहीं कर रहे? आज आपको आपको लग रहा होगा कि यार सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। अरे एग्जाम में सोचो, एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन ऐसे वाले आते हुए गलत कर दोगे और उससे हजारों लोगों से पीछे हो जाओगे, जॉब चली जाएंगी, तब अच्छा लगेगा क्या आपको? अगर आपने ये मेहनत कर ली तब जो आकर जो है दानिश सर को आप थैंक बोलोगे कि यार थैंक यू सर, आपने ये करवा दिया था, थैंक यू टीचिंग परीक्षा आपने करवा दिया था जिस वजह से हम लोगों का ये पेपर अच्छे से हो गया। ठीक है, जॉब लग गई। तो आंसर यहाँ पर में नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप देखिए 5 नए वेटलाइन साइट जोड़े गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं रामसर साइट, ये मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज इसको लिख दीजिएगा, टोटल रामसर साइट कितने हैं भारत के अंदर में। ठीक है, ओके। नीलू कुमारी जो है ना, उन्होंने एक इमोजी भेजी है। ठीक है, मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि ये इमोजी उन्होंने मतलब कैसे ली होगी, वो ऐसे नहीं कि वो करके वाली वो जो इमोजी होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ तो मैं दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, नीलू कुमारी जी। ठीक है यार, वो इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सत्कार तो होना चाहिए। ठीक है, मेरे को बताना कि वो कैसे करी होगी उन्होंने, मतलब क्या क्या रहा होगा, कैसे की होंगी, मतलब एक फोन हाथ में लेकर, आंख भी बंद दिख रही है मेरे को, तो आंख भी बंद है, वो फिर मोबाइल में इमोजीज कैसे उन्होंने सिलेक्ट की होंगी, कैसे कर लेती हो ये नीलू कुमारी, मतलब कैसे, कहाँ से सीखा है ये तुमने, या कैसे किया है ऐसे, कैसे मतलब फिर वो देखेंगे कैसे और फिर वो कैसे करेंगे, वो तो मिसमैच हो गया एकदम। ठीक है,
ओके तो इन सब लोगों को जो है, जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, टीम पीछे से जो है ना, इन लोगों को वो कर दिया करो, ब्लॉक कर दिया करो, क्योंकि ये बाकी ये क्या करते हैं ना, खुद पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो खुद पढ़ लेते हैं, ठीक है, और दूसरों को जो है डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये बड़े खतरनाक प्रजाति है ये। तो इन सब लोगों को ब्लॉक कर दिया करो, ऐसे जितने भी लोग हैं ना उन लोगों को ब्लॉक, ताकि वो जिंदगी भर भी तड़पते रहेंगे, फिर उनके कमेंट्स ही नहीं आएंगे इधर में, ठीक है। सबको ब्लॉक कर दिया करो, चाहे आधी आधी जनता को ब्लॉक करना पड़ जाए, कर दिया करो, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को वो करते हैं जानबूझकर। उनके संस्कार ऐसे होते कि भाई मैं काम करती हूँ, नीलू सिंह मैं काम करती हूँ, ऐसी वाली इमोजी भेज देती हूँ सारे लोगों को ना, फिर उनको नींद आएगी, मैं पढ़ लूंगी दानिश सर से, मेरा पेपर निकल जाएगा, निंजा टेक्निक, ठीक है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। बेटा तुम अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो 12 साल से पढ़ा लेते हो ना, लाखों स्टूडेंट्स में पढ़ चुके हैं, उनको पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद में तुम पढ़ रहे हो एक। बिहार is covered by, most of the area is in Bihar is covered by mountainous soil, रेगुर soil, तराई soil, none of the above, more than one of the above. Actually friends आप लोगों को बता दूं, बिहार का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, एलुवियल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इसी वजह से आंसर यहाँ पर में नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके जलोढ़ मिट्टी, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो नन ऑफ द अबव नोटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिस बच्चे ने लेक्चर देखा होगा वो अच्छे से कर पाएगा इसको। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या था? बिल्कुल ये पीआरटी में भी आपको काम आने वाला है, पीआरटी आपके जीएस के जितने भी टॉपिक्स है सारे में ही काम आएगा आपको। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लास्टिक, रिस्टोर अवर अर्थ, थर्ड डिग्री, क्लाइमेट एक्शन, नन ऑफ द अबव। जी 4635 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। तो इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, ये याद रखना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग लिखोगे, ठीक है, आप लोगों को दे रहा हूं मैं ये टारगेट, आप लोग बताओगे सभी लोग जल्दी जल्दी से लिखकर पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट नहीं होगा, यहाँ पर में हो जाएगा, यहाँ पर में, ठीक है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस, ठीक है, प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट, ठीक है, प्लास्टिक। तो यहाँ पर में आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर में नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट आप लोगों का जो है ये इस बार की थीम थी आप लोगों की, प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट। तो विश्व पृथ्वी दिवस दो जो है आप लोगों का ये 22 अप्रैल को आता है, 22 अप्रैल को आता है आप लोगों का। और इस बार की थीम क्या थी आप लोगों की, ठीक है, प्लास्टिक वर्सेस प्लेनेट, ठीक है, हम प्लास्टिक का प्लेनेट के साथ में युद्ध आपका, तो ई इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। तो ये आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख लेना। 22 अप्रैल को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो अवार्ड जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो ऑनर किया जाता है, ठीक है, कौन से कंट्री का जो है ये है आपका, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो जो है वो किस देश का पुरस्कार है? तो नेपाल का, म्यांमार का, भूटान का, बांग्लादेश का, जापान का, कौन सा देश हो जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर मैं अगर मैं कमेंट में देख पाऊँ फ्रेंड, तो अब तक 75% लोगों ने जो है यहाँ पर में सही आंसर दिया है, 74% लोग हैं अब तक जिन्होंने सही आंसर दिया है। डेटा जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे लोग आंसर करते जा रहे हैं वैसे वैसे परसेंटेज जो है वो भी चेंज हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। कौन से देश से 73% हो चुका है अभी यहाँ पर में। तो आपको बता दूं भूटान से दिया जाता है, भूटान अभी पहले नॉन भूटानी व्यक्ति जिसको ये पुरस्कार दिया गया है वो बता सकते कौन है? पहले नॉन भूटानी, ठीक है, नॉन भूटानी मतलब कि वो भूटान से नहीं थे, ठीक है, पहले नॉन भूटानी व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो अवार्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर में है? जल्दी से आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोग। क्या बात है, 5100 लाइव बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में अब तक। जी तो आप लोगों के कमेंट्स में भी आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1767 में की गई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर में अगर ये पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर जो है इसका है आपका देहरादून में, देहरादून में। ओके तो आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, देहरादून के अंदर में। तो जो बच्चों ने यहाँ पर में लिख दिया था नीचे में उन लोगों का सही हो जाएगा, लंबे समय तक वो याद रख पाएंगे इसको, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी जनरेट होती जा रही है, देहरादून के अंदर में
1767 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून उत्तराखंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, इनमें से कौन सी घटना थी जो सबसे पहले हुई। यूरोपियन हिस्ट्री पर भी ले लीजिए सर प्लीज। यूरोपियन हिस्ट्री मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की ही बात कर रहे हो ना आप आकांक्षा सिंह जी? बिल्कुल मैं ले लूंगा, एक लेक्चर आपके लिए पूरा का पूरा उसके ऊपर मैं ले लूंगा। बाय द वे मैंने ऐप के अंदर में सारा का सारा पूरा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको कवर करवाया हुआ है, बट फिर भी अगर आप कहोगे तो एक प्रैक्टिस क्लास हम लोग ले लेंगे उसके ऊपर में। ठीक है, तो ऐतिहासिक घटनाओं पर कालानुक्रमिक रूप से पहला जो है कौन था? क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स आया था 1942 में। हर कोई बच्चा मेरे से साथ क्या मेरे से पहले लिख देगा यहाँ पर मैं कमेंट में। ठीक है, होम रूल लीग आपका 1916 में, सारे लिखना है आपने। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में। चलो गांधी इरविन समझौता आप लोग लिखोगे, ठीक है, आप लोग लिखिए सभी के सभी लोग, देखते कितने बच्चे लिख पाते। गांधी इरविन समझौता कौन से साल में हुआ था? तो इन सब में जो है फ्रेंड्स 1916 का ये होम रूल लीग सबसे पहले हुआ था, इसी वजह से आप लोगों ने इसको याद रखना था। गांधी इरविन समझौता कौन से साल हुआ था? लिख के बताओ, चलो बताओ। गांधी इरविन लिखना है वहां पर, मैं गांधी इरविन समझौता साल आप लोग बताओगे। ठीक है, तो बी जो है वो सही आंसर रहेगा आप लोगों का फ्रेंड्स, इसको याद रखना है आप लोगों ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं डाला, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा था आप लोगों को कि भाई ये पेपर ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चित्तौड़ पर या चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह जो थे उनको हराकर जो रानी पद्मावत थी, जो उन्होंने फिर वो जौहर कर लिया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में किया था, और उसका नाम क्या रख दिया था? ये भी आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। 4822 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5000 के टारगेट से हम लोग बहुत पास है, 5200 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो 20 द करेक्ट आंसर। उन्होंने नाम क्या रख दिया था उसका? खिजराबाद नाम रख दिया था, खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पे। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए, बताइए पूर्व से पश्चिम तक संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों का सही क्रम क्या है? कहां से कहां तक? पूर्व से पश्चिम तक। जो हमने पेड क्लास की थी फ्रेंड्स उसके अंदर में स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये जो है ना ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। ये क्वेश्चन हमने पेड क्लास के अंदर में किया था स्पेशली कि भाई पूरब से पश्चिम तक कौन कौन सी झीलें हैं, और आज भी मैंने आपको याद करवाया है। तो अब तो आप लोगों का होना ही चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो सारे आपको मिलते रहे। अगर आप टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हो तो नीचे में एक नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप सभी लोग, या फिर फ्रेंड्स आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां पर में भी आप लोग जो है डायरेक्टली आप लोग वहां पर में जो भी आपको कोर्स चाहिए वो ले सकते हो। नीचे में एक लिंक दी है लिंक ट्री की, उस पर भी आप जा सकते हो। व्हाट्सएप का एक लिंक है नीचे में व्हाट्सएप चैनल का, उस पर ज्वाइन हो जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये मैप है आपका, ये मैप आपका वो भी आपके साथ में शेयर कर देंगे हम, इस मैप को भी। ठीक है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से। तो लेक उंटोरियो है, लेक इरी है, लेक हुरून है, लेक मिशिगन और लेक सुपीरियर। तो इनमें से आंसर क्या होगा आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो 49 लाइक्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही मैं और एक टेस्ट आप लोगों के लिए लूं, जिसके अंदर में हम लोग फिर से एक टेस्ट कंडक्ट करें, और उसमें भी हम धमाकेदार तरीके से ऐसे क्वेश्चंस रखें जो 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 आपके दिमाग को हिलाकर रख दे, आपके दिमाग को खोल दे। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के सेशंस जो है वो अरेंज करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, और ज्योग्राफी के 80 नंबर वाला क्वेश्चन मैं दिव्या कुमारी जी बिल्कुल मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि अगर यूट्यूब पे हो पाए तो यूट्यूब पे या फिर ऐप के ऊपर में, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं उसको करने वाले, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसको भी कर ले, जो 80 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 5000 का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया आपने, लाइक्स का भी, लाइव का भी। ठीक है, और मैं जल्द ही आप लोगों से आपको बताऊंगा कि हम लोग जो है किस तरीके से ट्राइबल मूवमेंट, अब हमारे ट्राइबल मूवमेंट्स वाले जो लेक्चर्स है वो हम लोग करने वाले हैं, गवर्नर जनरल वाले जितने भी लेक्चर्स है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मैं करवा दूंगा। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच जी। तो साइंस का लेक्चर जो है फ्रेंड्स अभी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जो है साइंस का लेक्चर भी जरूर देखिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में से भी आते हैं। तो साइंस का लेक्चर जस्ट अभी इसके बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग, थैंक यू, बाय। अल नीनो और ला नीनो वाला भी करवा दूंगा मैं, डोंट वरी।